नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि जुर्म चाहे कितनी भी सफाई से क्यों न किया जाए, कातिल चाहे कितना भी शातिर क्यों न हो, वो कोई न कोई ऐसा सुराग, कोई न कोई ऐसा निशान जरूर छोड़ जाता है जो कानून के लंबे हाथों को उस तक पहुंचा ही देता है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो महज एक कत्ल की दास्तां नहीं है, बल्कि ये कहानी है पुलिस की उस जिद की, उस बारीक तफ्तीश की, जिसने एक अंधे कुएं में पत्थर फेंककर आवाज सुनने की कोशिश की और कामयाबी हासिल की। ये कहानी है बदले की, लालच की और एक ऐसे विश्वासघात की जिसने एक हंसते खेलते परिवार को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। एक ऐसी कहानी जो आज से ठीक 24 साल पुरानी है, लेकिन आज भी जब इसकी फाइलें खुलती हैं तो रूह कांप जाती है। तो चलिए समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं और चलते हैं सिलिकॉन वैली यानी बेंगलुरु के उस दौर में जब वहां आज जैसी चकाचौंध तो नहीं थी, लेकिन जुर्म की काली परछाई वहां भी मौजूद थी। तारीख थी 1 फरवरी, साल था 2002। सर्दियों की हल्की ठंडक अभी भी हवा में महसूस की जा सकती थी। जगह थी कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। बेंगलुरु का एक बेहद शांत और रिहायशी इलाका। शाम ढल रही थी। घड़ी की सुइयां तकरीबन शाम के 5:30 बजा रही थीं। तभी बेंगलुरु पुलिस कंट्रोल रूम में फोन की घंटी बजती है। वहां मौजूद पुलिसकर्मी फोन उठाता है। दूसरी तरफ से एक घबराई हुई आवाज आती है। फोन करने वाला शख्स बस इतना कहता है कि सर जल्दी आ जाइए, यहां एक अपार्टमेंट में बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। यहां डबल मर्डर हुआ है, प्लीज आप मौके पर फौरन चले आइए। ये खबर सुनते ही पुलिस थाने में हड़कंप मच जाता है। शाम के 5:30 बजे का वक्त शहर में चहल पहल का समय होता है, लेकिन पुलिस को अंदाजा नहीं था कि वो जिस सीन को देखने जा रहे हैं वो उनकी नींद उड़ा देगा। आनन फानन में पुलिस की टीम तैयार होती है। सायरन बजाती हुई गाड़ियां उस पते की तरफ दौड़ पड़ती हैं जो फोन पर बताया गया था। जब पुलिस उस अपार्टमेंट के पास पहुंचती है तो देखती है कि वहां पहले से ही कोहराम मचा हुआ है। बाहर हजारों लोगों की भीड़ जमा है। जहां तक नजर जाए सिर्फ सिर ही सिर दिखाई दे रहे हैं। हर किसी की आंखों में डर है, एक सवाल है और एक अजीब सा कौतूहल है। लोग आपस में फुसफुसा रहे हैं कि आखिर यह कैसे हो गया। कातिल कौन था? क्या वो पकड़ा गया या अभी भी हमारे बीच ही कहीं छिपा है? भीड़ इतनी ज्यादा थी कि पुलिस को अंदर जाने के लिए भी मशक्कत करनी पड़ी। ठीक वैसे ही जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा, पुलिस वाले भीड़ को हटाते हुए, रास्ता बनाते हुए उस बिल्डिंग की तरफ बढ़ते हैं। पुलिस उस अपार्टमेंट के फर्स्ट फ्लोर यानी पहली मंजिल पर पहुंचती है, जहां ये खौफनाक वारदात हुई थी। दरवाजा खुला हुआ था। जैसे ही पुलिस वाले घर के अंदर दाखिल हुए, सामने का मंजर देखकर उनके कदम ठिठक गए। सामने फर्श पर खून से लथपथ एक लाश पड़ी थी। ये एक महिला की लाश थी जिसकी उम्र तकरीबन 35 या 36 साल रही होगी। लाश की हालत देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि मरने से पहले उस महिला के साथ क्या गुजरी होगी। उसके साथ न सिर्फ हैवानियत की गई थी, बल्कि उसके जिस्म पर अनगिनत जख्मों के निशान थे। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे, जो ये गवाही दे रहे थे कि उस महिला ने अपनी आबरू और अपनी जान बचाने के लिए कातिलों से कितना संघर्ष किया होगा। पूरे कमरे में संघर्ष के निशान बिखरे पड़े थे। लेकिन पुलिस का दिल तब और ज्यादा दहल गया जब उनकी नजर उस महिला से कुछ ही दूरी पर पड़ी एक और लाश पर गई। ये लाश किसी वयस्क की नहीं, बल्कि महज 4 साल की एक मासूम बच्ची की थी। एक छोटी सी जान जिसे शायद दुनिया की समझ भी नहीं थी। पुलिस ने जब उस बच्ची की लाश का मुआयना किया तो ये बात शीशे की तरह साफ हो गई कि कातिल ने इस बच्ची को सिर्फ और सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि उसे डर था कि कहीं ये मासूम बच्ची उसे पहचान न ले। शायद उस बच्ची ने कातिल का चेहरा देख लिया था। पूरा सीन ऑफ क्राइम यानी मौकाए वारदात चीख चीख कर गवाही दे रहा था कि कातिल ने पहले महिला पर हमला किया, उसके साथ जबरदस्ती की, उसे मौत के घाट उतारा और फिर अपनी पहचान छुपाने के लिए उस नन्ही जान को भी हमेशा के लिए खामोश कर दिया। पुलिस ने अपनी शुरुआती कार्यवाही शुरू की। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। पुलिस ने जब घर का बारीकी से मुआयना किया तो कुछ और बातें सामने आईं। पुलिस ने देखा कि महिला के शरीर पर जो सोने के गहने थे, जो आमतौर पर एक भारतीय गृहिणी पहनती है, वो सब गायब थे। घर की अलमारियां भी खंगाली गई थीं और वहां रखा कीमती सामान और ज्वेलरी भी नदारद थी। पहली नजर में ये मामला लूटपाट का लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई लुटेरा आया, उसने लूटपाट की और विरोध करने पर कत्ल कर दिया। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली पेंच यहीं फंसा था। पुलिस ने एक बहुत ही अजीब बात नोटिस की। अमूमन जब कोई लुटेरा किसी घर में घुसता है तो वो दरवाजा तोड़ता है, खिड़की की ग्रिल काटता है या फिर किसी तरह की जोर जबरदस्ती करके अंदर दाखिल होता है। लेकिन यहां ऐसा कुछ भी नहीं था। दरवाजे का लॉक टूटा हुआ नहीं था, खिड़कियां सलामत थीं, दरवाजा खुला हुआ था। इसका मतलब साफ था,
पुलिस की जुबान में इसे फ्रेंडली एंट्री कहते हैं, यानी कातिल कोई ऐसा शख्स था जिसे घर वालों ने खुद दरवाज़ा खोलकर अंदर बुलाया था, या फिर कातिल के पास घर की चाबी थी। इसका सीधा सा मतलब ये था कि कातिल कोई अजनबी नहीं बल्कि कोई जानकार है। अब पुलिस के सामने दो थ्योरी थीं और पुलिस इन दोनों के बीच उलझ गई थी। एक तरफ घर से गायब जेवरात और बिखरा हुआ सामान लूटपाट की तरफ इशारा कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ वो फ्रेंडली एंट्री बिना किसी तोड़फोड़ के घर में घुसना ये बता रहा था कि ये काम किसी करीबी का है, किसी ऐसे का है जिस पर ये परिवार भरोसा करता था। और अक्सर लूटपाट की घटनाओं में अपराधी अजनबी होते हैं जो किसी सॉफ्ट टारगेट को ढूंढते हैं, लेकिन यहाँ मामला कुछ और ही लग रहा था। पुलिस ने अपनी तफ्तीश का दायरा बढ़ाया। आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू हुई। पुलिस जानना चाहती थी कि क्या किसी ने कुछ देखा है, क्या किसी ने कोई आवाज सुनी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि दोपहर से लेकर शाम तक, जब तक ये मर्डर डिस्कवर नहीं हुआ, किसी भी पड़ोसी ने उस महिला या बच्ची की चीख नहीं सुनी। किसी ने भी किसी संदिग्ध आदमी को उस अपार्टमेंट की सीढ़ियों से उतरते या चढ़ते नहीं देखा। कोई गवाह नहीं था, कोई चश्मदीद नहीं था। कातिल आया, उसने इतना बड़ा कांड किया और हवा की तरह गायब हो गया। पुलिस के लिए ये केस एक पहेली बन गया था। क्या ये रंजिश थी या सिर्फ लूट? अब पुलिस ने अपना ध्यान टेक्नोलॉजी की तरफ मोड़ा, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये साल 2002 की बात है। आज के ज़माने में हम हर जगह सीसीटीवी कैमरे देखते हैं, सड़क से लेकर दुकान तक, घर से लेकर दफ्तर तक। लेकिन उस जमाने में सीसीटीवी कैमरे इतने आम नहीं थे। उस अपार्टमेंट में भी कोई कैमरा नहीं लगा था। दूसरी मुश्किल ये थी कि मोबाइल फ़ोन तो आ चुके थे, लेकिन सर्विलांस सिस्टम आज जैसा एडवांस नहीं था। आज पुलिस मिनटों में किसी का भी कॉल डेटा रिकॉर्ड यानी सीडीआर निकाल लेती है, टावर लोकेशन पता कर लेती है। लेकिन तब डिजिटल फुटप्रिंट ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था। ऐसे में पुलिस के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, ट्रेडिशनल पुलिसिंग, यानी अपनी सूझबूझ, अपना अनुभव, मुखबिरों का जाल और इंसानी पूछताछ, जिसे हम ह्यूमन इंटेलिजेंस कहते हैं। पुलिस को अपनी उस छठी इंद्री यानी सिक्स्थ सेंस पर भरोसा करना था जो एक तजुर्बेकार पुलिस वाले में होती है। पुलिस ने सबसे पहले इस परिवार की कुंडली खंगालनी शुरू की। जानकारी मिली कि ये पीड़ित परिवार एक मारवाड़ी परिवार है जो मूल रूप से राजस्थान के मारवाड़ इलाके से ताल्लुक रखता है। यह परिवार आर्थिक रूप से काफी संपन्न था। इनका इलेक्ट्रिक केबल का होलसेल का बड़ा कारोबार था। शहर में इनकी अच्छी इज्जत थी। जिस महिला का कत्ल हुआ था वो इसी परिवार की बहू थी और वो बच्ची इस परिवार की पोती थी। पुलिस ने सोचा, कहीं ये मामला बिजनेस राइवलरी का तो नहीं, कहीं किसी कंपटीटर ने या किसी दुश्मन ने बदला लेने के लिए तो ये नहीं किया, या फिर कहीं परिवार के अंदर ही कोई संपत्ति का विवाद तो नहीं चल रहा। पुलिस ने हर एंगल से जांच की, लेकिन कहीं से कोई ठोस सुराग नहीं मिला। अब पुलिस के पास एक ही रास्ता था, परिवार के लोगों से कड़ाई से पूछताछ करना। लेकिन ये काम बहुत नाजुक था। जिस घर में 2 लाशें पड़ी हों, उस परिवार के लोगों को थाने बुलाकर घंटों पूछताछ करना आसान नहीं होता। इससे जनता में भी गलत संदेश जाता है कि पुलिस पीड़ितों को ही परेशान कर रही है। इसलिए पुलिस ने बहुत ही संवेदनशीलता और सावधानी के साथ घर के सदस्यों से बात करना शुरू किया। पुलिस ने परिवार के मुखिया और बाकी सदस्यों से पूछा, क्या पिछले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में आपका किसी से कोई झगड़ा हुआ? क्या किसी रिश्तेदार से कोई अनबन हुई? परिवार ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, नहीं, हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं है। फिर पुलिस ने अगला सवाल पूछा, जो इस केस का टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला था। पुलिस ने पूछा, क्या आपने हाल ही में किसी नौकर को काम से निकाला है या किसी कर्मचारी से आपकी कोई कहासुनी हुई हो? शुरुआत में तो परिवार ने इसे भी नकार दिया। उन्होंने कहा कि हमारे सारे नौकर पुराने हैं और भरोसेमंद हैं। लेकिन जब पुलिस ने थोड़ा और कुरेदा, थोड़ा और याद दिलाने की कोशिश की, तब एक बात निकलकर सामने आई। परिवार वालों ने बताया कि हाँ, तकरीबन 6 महीने पहले हमारे यहाँ 2 लड़के काम करते थे। वो दोनों भी राजस्थान के ही रहने वाले थे, लेकिन हमने उन्हें 6 महीने पहले नौकरी से निकाल दिया था। पुलिस की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने पूछा, उनके नाम क्या थे और उन्हें क्यों निकाला गया था? परिवार ने बताया कि उन 2 लड़कों के नाम थे दीपाराम और आभाराम। दीपाराम और आभाराम दोनों इस परिवार के बहुत पुराने नौकर थे। दीपाराम तो इतना करीबी था कि वो दुकान और गोदाम के अलावा घर के कामों में भी मदद करता था। वो एक तरह से हाउस हेल्प भी था, यानी उसे घर के चप्पे चप्पे की जानकारी थी। उसे पता था कि घर में कौन कब रहता है, कीमती सामान कहाँ रखा जाता है। लेकिन फिर उसे निकाला क्यों गया? वजह थी दीपाराम का व्यवहार।
वो काफी अनप्रिडिक्टेबल था, कभी भी कुछ भी कर देता था। उसका मिजाज सही नहीं था और सबसे बड़ी बात, उसे नशे की लत लग गई थी। इन्हीं बुरी आदतों की वजह से परिवार ने तंग आकर सन 2001 के बीच में उसे और उसके साथी आभाराम को नौकरी से हटा दिया था। पुलिस ने पूछा, क्या निकालते वक्त कोई झगड़ा हुआ था? क्या उन्होंने कोई धमकी दी थी? परिवार ने कहा, नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं हुआ था, बस हमने मना कर दिया और वो चले गए। हमें लगा वो वापस राजस्थान अपने गांव चले गए होंगे। पुलिस ने दीपाराम और आभाराम को अपना प्राइम सस्पेक्ट यानी मुख्य संदिग्ध मान लिया। लेकिन समस्या ये थी कि वो दोनों कहाँ हैं, किसी को नहीं पता था। पुलिस को लगा कि अगर उन्होंने ये कत्ल किया है तो वो जरूर रंजिश और बदले की भावना से किया होगा, साथ में लूटपाट का लालच भी रहा होगा। तफ्तीश आगे बढ़ी। पुलिस ने जब दीपाराम और आभाराम के बारे में और गहराई से पता करना शुरू किया तो एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। जिस महिला का कत्ल हुआ था, उसके देवर ने पुलिस को एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई। उसने कहा कि अरे हाँ, मुझे याद आया, अभी वारदात से मुश्किल से 1 हफ्ता पहले मैंने दीपाराम को बेंगलुरु में ही देखा था। ये एक बहुत बड़ा क्लू था। जिस दीपाराम के बारे में ये माना जा रहा था कि वो 6 महीने पहले ही राजस्थान जा चुका है, वो वारदात से ठीक पहले बेंगलुरु में मंडराता हुआ देखा गया था। देवर ने बताया कि उस वक्त उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, सोचा पुराना नौकर है, कहीं और काम कर रहा होगा। लेकिन अब इस कत्ल के बाद उस बात के मायने बदल चुके थे। अब पुलिस को यकीन हो गया था कि दीपाराम इस साजिश में शामिल है। पुलिस ने अपने मुखबिरों को काम पर लगा दिया। शहर के कोने कोने में, झुग्गी झोपड़ियों में, प्रवासी मजदूरों की कॉलोनियों में तलाश शुरू हुई और पुलिस की मेहनत रंग लाई। पुलिस को खबर मिली कि दीपाराम का साथी आभाराम पास ही की एक कॉलोनी में किराए का कमरा लेकर रह रहा है। पुलिस ने बिना वक्त गंवाए वहां छापा मारा। आभाराम पुलिस के हत्थे चढ़ गया। जब उसके कमरे की तलाशी ली गई तो वहां से कुछ चोरी की ज्वेलरी बरामद हुई। ये वही ज्वेलरी थी जो उस महिला के घर से गायब हुई थी। अब तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। पुलिस ने आभाराम से सख्ती से पूछताछ शुरू की। आभाराम ने ये तो मान लिया कि वो शामिल था, लेकिन उसने दीपाराम के बारे में पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। उसने कहा कि दीपाराम यहाँ नहीं है, वो तो राजस्थान में है, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। पुलिस समझ गई कि ये झूठ बोल रहा है। पुलिस जानती थी कि अगर उन्होंने सीधे दीपाराम को पकड़ने के लिए हड़बड़ी दिखाई और अगर वो चूक गए तो दीपाराम हमेशा के लिए हाथ से निकल जाएगा। वो राजस्थान के रेगिस्तान में कहीं खो जाएगा या नेपाल भाग जाएगा। इसलिए पुलिस ने एक बहुत ही शातिर चाल चली, एक जाल बिछाया। पुलिस को पता चला कि बेंगलुरु में ही दीपाराम का एक भाई भी रहता है जो कहीं और काम करता है। पुलिस ने दीपाराम को खोजने के बजाय उसके भाई को थाने बुलाया। पुलिस ने उसके भाई से पूछताछ की। भाई ने भी यही कहा कि मुझे नहीं पता दीपाराम कहाँ है। पुलिस ने उसे ज्यादा तंग नहीं किया, उसे ज्यादा डराया नहीं। बस बड़ी चालाकी से पुलिस ने उसका मोबाइल नंबर ले लिया और उसे जाने दिया। उस दौर में, जैसा मैंने बताया, मोबाइल ट्रैकिंग मुश्किल थी, लेकिन पुलिस ने किसी तरह जुगाड़ लगाकर उस भाई के नंबर को सर्विलांस पर डाल दिया। पुलिस अब उस शिकारी की तरह थी जो झाड़ियों में छिपकर अपने शिकार के आने का इंतजार करता है। पुलिस को यकीन था कि दीपाराम अपने भाई से संपर्क जरूर करेगा, या तो पैसों के लिए या फिर हालचाल जानने के लिए। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, पुलिस की बेचैनी बढ़ रही थी। और फिर तीसरे दिन वो हुआ जिसका पुलिस को इंतजार था। दीपाराम के भाई के फोन की घंटी बजी। सर्विलांस टीम अलर्ट हो गई। फोन आया था गुजरात के सूरत शहर से। फोन पर बात क्या हुई ये तो बहुत साफ नहीं था, लेकिन पुलिस के लिए इतना काफी था कि फोन सूरत से आया था। पुलिस ने जब उस नंबर को ट्रेस किया जहां से कॉल आई थी तो पता चला कि ये किसी मोबाइल का नंबर नहीं बल्कि एक पीसीओ यानी पब्लिक कॉल ऑफिस का नंबर है। वो दौर एसटीडी और पीसीओ का दौर था। लोग फोन करने के लिए बूथ पर जाया करते थे। अब पुलिस के पास एक लोकेशन थी, सूरत का एक पीसीओ, लेकिन चुनौती अभी भी बहुत बड़ी थी। सूरत एक बड़ा शहर है और वो पीसीओ पर कौन आया था ये पता लगाना आसान नहीं था। लेकिन बेंगलुरु पुलिस ने हार नहीं मानी। पुलिस की एक टीम तुरंत फ्लाइट पकड़कर सूरत के लिए रवाना हुई। उस जमाने में पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए फ्लाइट का इस्तेमाल करना एक बड़ी बात मानी जाती थी, मतलब मामला बेहद संजीदा था। सूरत पहुंचकर बेंगलुरु पुलिस की टीम ने स्थानीय पुलिस की मदद नहीं ली ताकि बात लीक न हो जाए। वो सीधे उस पीसीओ के पास पहुंचे। पुलिस वाले सादे कपड़ों में थे। कोई चाय की दुकान पर खड़ा हो गया, कोई अखबार पढ़ने का नाटक करने लगा। उनके साथ एक मारवाड़ी लड़का भी था जो पुलिस की मदद कर रहा था ताकि अगर किसी को पहचानना हो या भाषा की दिक्कत हो तो वो संभाल ले। घंटों तक पुलिस वहां पहरा देती रही। कई लोग पीसीओ में आए, फोन किया और चले गए।
पुलिस की निगाहें हर आने जाने वाले पर टिकी थीं। तभी एक नौजवान उस पीसीओ बूथ की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने अपनी सांसें थाम लीं। वो लड़का बूथ के अंदर गया। उसने रिसीवर उठाया और नंबर डायल करना शुरू किया। पुलिस की टीम में मौजूद एक ऑफिसर धीरे से बूथ के करीब गया, ये सुनने के लिए कि वो क्या नंबर डायल कर रहा है या कौन सा कोड लगा रहा है। उस लड़के ने जो नंबर डायल किया, उससे पहले उसने एसटीडी कोड लगाया -080 080 यानी 080। ये बेंगलुरु का एसटीडी कोड था, यानी वो लड़का सूरत में बैठकर बेंगलुरु फोन मिला रहा था। पुलिस सतर्क हो गई। लेकिन क्या यही दीपाराम है? पुलिस के पास दीपाराम की कोई बहुत साफ तस्वीर नहीं थी, लेकिन पुलिस के पास एक ऐसा पहचान चिन्ह था, एक ऐसा निशान था जो कभी झूठ नहीं बोल सकता। पुलिस को जानकारी थी कि दीपाराम सालों तक इलेक्ट्रिक केबल की दुकान में काम करता था। वो दिन भर भारी और मोटे तार खींचता था, काटता था। इस वजह से उसके हाथ की जो तर्जनी उंगली थी, यानी इंडेक्स फिंगर, वो बाकी उंगलियों के मुकाबले काफी मोटी और सख्त हो गई थी। उसमें कटने के निशान भी थे। ये उसकी मेहनत का निशान था, जो अब उसकी गिरफ्तारी का सबब बनने वाला था। पुलिस वालों ने बड़ी बारीकी से उस लड़के के हाथों को देखा। जैसे ही उसने फोन का रिसीवर पकड़ा, उसकी इंडेक्स फिंगर साफ दिखाई दी। वो उंगली असामान्य रूप से मोटी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसा विवरण पुलिस के पास था। अब कोई शक नहीं था, यही दीपाराम था। इससे पहले कि वो फोन पर बात पूरी कर पाता, सादे कपड़ों में मौजूद पुलिस वालों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। उसे वहीं दबोच लिया गया। दीपाराम को अंदाजा भी नहीं था कि बेंगलुरु से उड़कर पुलिस उसका पीछा करते हुए सूरत के एक पीसीओ बूथ तक आ पहुंचेगी। पुलिस उसे पकड़कर वापस बेंगलुरु लाई। रास्ते भर और फिर थाने में उससे कड़ी पूछताछ हुई। दीपाराम टूट गया। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि कैसे नौकरी से निकाले जाने के बाद उसके मन में उस परिवार के लिए नफरत भर गई थी। उसे लगा कि उसकी बेइज्जती हुई है। वो अपने अपमान का बदला लेना चाहता था, और साथ ही उसे पता था कि घर में बहुत पैसा और सोना है। उसने कबूला कि वो बदला लेने की नीयत से ही वापस आया था। उसे पता था कि घर में कब कौन रहता है। उसने अपनी जान पहचान का फायदा उठाया, दरवाज़ा खुलवाया और फिर उस वहशी खेल को अंजाम दिया जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर सूरत में बेची गई ज्वेलरी भी बरामद कर ली। पुलिस ने एक बहुत ही मजबूत चार्जशीट तैयार की। हर एक सबूत, गवाहों के बयान, बरामदगी और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स को अदालत के सामने पेश किया गया। ये केस इतना मजबूत था कि अदालत को फैसला लेने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। घटना के अगले ही साल यानी जुलाई 2003 में निचली अदालत ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानते हुए दीपाराम को फांसी की सजा सुनाई। हालांकि बाद में आरोपी ने हाईकोर्ट में अपील की। हाईकोर्ट ने तमाम दलीलों को सुनने के बाद फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। लेकिन कानून ने अपना काम किया। आज दीपाराम जेल की सलाखों के पीछे है और अपने किए की सजा भुगत रहा है। तो दोस्तों, ये थी बेंगलुरु की वो कहानी जिसने साबित कर दिया कि मुजरिम चाहे 7 पर्दों के पीछे छिप जाए, चाहे वो शहर बदल ले या भेष बदल ले, कानून की नज़र और पुलिस की तफ्तीश से वो बच नहीं सकता। एक छोटी सी गलती, एक फ़ोन कॉल और एक पुलिस अफसर की सूझबूझ ने 2 मासूम रूहों को इंसाफ दिलाया। आज की कहानी में बस इतना ही। उम्मीद है ये इन्वेस्टिगेशन आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और रोमांचक कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद।